अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ उमर खाबर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तानी तारीख के एक और फैसला कुल लम्हे के हवाले से। एक ऐसा एजाज़ जो सिर्फ गैर मामूली क़यादत को ही अता होता है। जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री को हुकूमत पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल के आला तरीन अस्करी ओहदे पर तरक्की दे दी है। जनरल आसिम मुनीर अब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल बन गए हैं। इससे पहले ये जो मुनफरिद एजाज़ था ये सिर्फ जनरल अयूब खान के हिस्से में आया था, और ये जो फैसला है ये वफाकी काबीना के उस हंगामी इजलास में किया गया जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। इस इजलास में कौमी सलामती, दुश्मन के नापाक अज़ाइम और इसके खिलाफ पाकिस्तान की भरपूर दिफाई हिकमत अमली पर भी तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को एक अजीम अस्करी कामयाबी करार देते हुए जनरल आसिम मुनीर की क़यादत को सराहा और कौम को भी मुबारकबाद दी है। इस हवाले से भी याद रहे कि 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब भारत की जानिब से बिलाश्तियाल फ़ज़ाई हमले किए गए, जिनमें शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ ख़वातीन और बच्चों को भी निशाना बनाया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने न सिर्फ दुश्मन के हमले नाकाम बनाए बल्कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के तहत ऐसी मुनज़्ज़म, जुर्रतमंदाना और कामयाब कार्रवाइयाँ की कि दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिल गए। वफाकी काबीना ने इस तारीखी कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान के जज्बे और जनरल आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें 5 स्टार रैंक यानी फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस एजाज़ को पूरी कौम, शहदा, गाजियों और अफवाज पाकिस्तान के नाम करते हुए कहा कि ये इनफरादी नहीं, ये इज्तमाई एजाज़ है और इसको निभाने के लिए लाखों आसिम कुर्बान है। इसी इजलास में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की खिदमत जारी रखने का भी मुत्तफ़िका फैसला किया गया, जबकि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में खिदमत सर अंजाम देने वाले जो जवान थे, जितने भी अफसरान थे और शहरियों को आला रियासती एजाज़ात से नवाजने का ऐलान किया गया है। ये पेशरफ्त न सिर्फ पाकिस्तान की अस्करी तारीख में एक संग मील है बल्कि इसके साथ साथ ये दुश्मन को भी वाज़े पैगाम दे रही है कि ये कौम अपने मुहाफ़िज़ों के शाना बशाना खड़ी है और इसकी खुद मुख्तारी पर कोई भी आंच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर डिटेल से भी बात करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन को, जो कि अपने हतमी और सनसनीखेज मरहले में इस वक्त दाखिल हो चुका है। प्ले ऑफ मरहला जहाँ आज से शुरू हो रहा है, जहाँ 2 मजबूत टीमें हैं। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड है और अगर कंसिस्टेंसी हम देखें तो वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हमें दिखाई है। तो क्वालिफायर में इस वक्त ये दोनों टीमें आज आमने सामने होंगी। एक तरफ इस्लामाबाद की हालिया फतह हमने देखी, किस तरह से जो उनका एतमाद है वो बहाल हुआ। शुरू में जब वो आए 5 मैचेस उन्होंने जीते और फिर लगातार इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 4 मैचेस हारी और फिर 1 मैच फिर से वो जीते हैं। तो दूसरी तरफ कोयटा की शानदार और मुसलसल कारकर्दगी है। ये मैच 7:30 बजे खेला जाएगा और जिस टीम ने भी आज बाजी मारी वो बराह रास्त फाइनल में पहुंचेगी। कोयटा के लिए भी अच्छी खबर यह है कि फिन एलन और गुलबदीन नाइब टीम को इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि इस्लामाबाद ने भी कराची को 79 रन से हराया था, अपना एतमाद फिर से कायम किया। और दूसरी तरफ भारत की जो पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश है वो एक बार फिर से जारी, लेकिन एक बार फिर से नाकाम हो गई। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने 3 T20 मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आने पर आमादगी जाहिर कर दी है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के दुबई के हंगामी दौरे के बाद अब ये तमाम तर मामलात भी तय पा चुके हैं और अब लाहौर एक बार फिर से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की मेज़बानी के लिए हमें तैयार दिखाई देगा। और इसी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान के जो टीम का स्क्वाड है उसका भी ऐलान कर दिया गया है। उस हवाले से भी हम आपको अपडेट रखेंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं, वो एडअप किए गए हैं। तो आज का जो स्पोर्ट्स सेगमेंट है इसमें हम इन्हीं दोनों अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट तैमूर खान, जो कि PSL पर भी काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी जो क्रिकेट मैचेज़ हैं, जो सिफारती अहमियत से भी हम देखते हैं, वो उससे भी बखूबी वाकिफ़ हैं। तैमूर, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आज का जो क्वालिफायर मैच है किस कदर इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आप? कौन सी टीम आपको फेवरेट लग रही है इस PSL सीजन में? अगर हम देखें, जब कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने आई तो दोनों बार कोयटा ग्लैडिएटर्स जीते हैं। तो कहीं कोई एज लग रहा है आपको कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास एज वो मौजूद है? देखिए, यकीनन कोयटा जिस तरीके से एक मोमेंटम उन्होंने पकड़ा है और जितने क्लोज उन्होंने मैचेस जीते हैं, इवन जो लास्ट मैच लीग का खेले वो लास्ट ओवर में बल्कि आखिरी बॉल पे 2 रन चाहिए थे और हसन नवाज ने एक शानदार इनिंग खेली और छक्का लगा के वो मैच जिताया कोयटा ग्लैडिएटर्स को। और
तो क्वेटा ग्लैडिएटर एक डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर से उन्होंने अपने आप को निकाला, एक बहुत अच्छा बॉलिंग, स्पेशली फास्ट बॉलिंग और बैटिंग का कॉम्बिनेशन, और खासतौर पर मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत ही सेटल नजर आया क्वेटा ग्लैडिएटर का और परफॉर्म करता हुआ नजर आया। लेकिन एट द सेम टाइम सांबा यूनाइटेड हमने देखा है कि जिस तरीके से उन्होंने पीएसएल के अंदर हमेशा परफॉर्म किया है, उनको जो एक्सपीरियंस है एज ए टीम, जो कॉन्फिडेंस है, मेरे ख्याल में वो प्ले ऑफ्स में क्वेटा ग्लैडिएटर से बहुत बेहतर है। वो एक्सपीरियंस ऐसे मौक़ों पे आके जहाँ पे नॉकआउट तो नहीं, अभी यहाँ पे तो क्वालिफायर है, जो भी टीम हारेगी वो दोबारा एक एलिमिनेटर खेलेगी सेकंड और थर्ड और फोर्थ के विनर के साथ, तो चांस तो यकीनन है, लेकिन हर टीम चाहती है कि वो फाइनल में पहुंचे। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जब आप पहला क्वालिफायर खेलते हैं कि आप डायरेक्ट फाइनल में पहुंचेंगे। सो मुझे ऐसे लगता है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से इस्लामाबाद यूनाइटेड का रिकॉर्ड के हिसाब से थोड़ा सा इस्लामाबाद को मैं इस चीज़ का एज दूंगा, बिकॉज ये इन मैचेस का खास तौर पे जो क्वालिफायर और एलिमिनेटर्स होते हैं उनका प्रेशर एज कम्पेयर टू लीग मैचेस ज्यादा होता है। सो यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड को थोड़ा सा है। ठीक है, दोनों टीम साइड्स अगर हम देखें बड़े सेटल्ड प्लेयर हैं जो कि बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते आए हैं। आपको ऐसा क्या लगता है दोनों टीम के कौन से ऐसे प्लेयर्स हो सकते हैं जो बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं इस गेम पर? देखिए, हसन नवाज़ी हम सब ने फॉर्म देखी है रिसेंटली फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। एट द सेम टाइम जी तैमूर, हमें सुन पा रहे हैं? तैमूर से एक बार फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ अपडेट हमारे पास ये भी है कि बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान का जो 16 रुकनी स्क्वाड है उसका भी ऐलान कर दिया गया है। स्क्वाड के खिलाड़ियों के हवाले से आपको बताएं तो उसमें शादाब खान नायब कप्तान होंगे, क़यादत जो है वो इस वक्त सलमान अली आगा कर रहे होंगे, और टीम में अबरार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ हैं, फ़खर जमान भी मौजूद हैं, हारिस रऊफ भी हैं। तो स्क्वाड के हवाले से भी तैमूर से हम डिस्कस करेंगे। तैमूर, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं समझ सका, थोड़ी सी आवाज आपकी ब्रेक। जी, सवाल मैंने आपसे ये किया था कि दोनों टीमों में हम देख रहे हैं कि जो प्लेयर्स हैं मैच विनिंग प्लेयर्स मौजूद हैं। अगर इधर से हम आमिर की बॉलिंग देख लेते हैं, उधर से साहबजादा फरहान की कंसिस्टेंसी को देखते हैं, इम्पैक्ट आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपनी टीमों के लिए सबसे ज्यादा? देखिए, साहबजादा फरहान का यहाँ पे बहुत बड़ा टेस्ट है। उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया अगेन एट लीग गेम्स। जहाँ पे मैटर करता है वहां पे वो परफॉर्म करते हैं, वो प्रेशर को किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, वो उनके कैरेक्टर को, उनके एज अ प्लेयर होने को बड़ी वो चीज सामने लेके आएगा। और क्या वो इसी तरीके से जब पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट होते हैं तो उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सकेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर और होता है। एलेक्स हेज मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत राइट टाइम पे उनकी इंक्लूजन हुई। और आमिर के एक्सपीरियंस हमने देखा है, वसीम जूनियर बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। सो एक बड़ा जबरदस्त फास्ट बॉलिंग, एक्चुअल क्वेटा ग्लैडिएटर की जो फास्ट बॉलिंग है वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये मैच इन दोनों के दरमियान होगा। जो इसमें ऊपर आता है मेरे ख्याल में वो ये मैच जीतेगा। ठीक है, अच्छा, कैप्टेंसी के हवाले से अगर आपको रेट करना हो, सऊद शकील की क़यादत को कैसे रेट करेंगे, या शादाब की जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर किस तरह से रेट करेंगे? देखिए, सऊद शकील का नाम वैसे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फॉर टेस्ट कैप्टनसी लिया जा रहा है। साउथ ने बहुत जबरदस्त मेरे ख्याल में कैप्टनसी की, पहली दफा वो क्वेटा ग्लैडिएटर की कैप्टनसी कर रहे हैं और उस फॉर्मेट में कर रहे हैं जिसके अंदर वो पाकिस्तान टीम की रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा नहीं करते T20 क्रिकेट के अंदर। तो मेरे ख्याल में मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है, खासतौर पे जो उन्होंने डिसीजंस दिए हैं, जो बॉलिंग चेंजेस किए हैं। अगर उस हिसाब से और टेक्निकल हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने कई जगह पे शादाब से बेहतर डिसीजंस दिए हैं। शादाब को जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये एक बहुत ही सेटल्ड टीम है शादाब की, और शादाब की जो अप्रोच है और एट द सेम टाइम जो शकील की अप्रोच है वो बहुत डिफरेंट है। शादाब जो है वो बहुत ही एग्रेसिव कैप्टन है, जबकि थोड़े से कनिंग कैप्टन मुझे नजर आए साउथ शकील। तो मेरे ख्याल में जो थोड़ा सा कनिंग होता है, जो अपने आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रख सकता है और अपनी ट्रूप्स को मार्शल कर सकता है, तो वो मेरे ख्याल में वो एज है इस वक्त साउथ शकील का। वो उन्होंने पूरे लीग के मैचेस के अंदर उस चीज को दिखाया है कि ये सलाहियत उनके अंदर है।
ठीक है। अच्छा, रावलपिंडी में हमने देखा जितने भी मैचेस हुए, हाई स्कोर मैचेस हुए, उसकी निस्बतन लाहौर में देखें तो उस तरह से हाई स्कोर नहीं हो पा रहा। ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पिचेस। तो मोहम्मद अब्बास आफरीदी की या दीगर बॉलर्स की अगर हम परफॉर्मेंस देखें, उस पर आपको लग रहा है कि ये बैटिंग डोमिनेटेड लीग के तासुर को तोड़ रही है? जिस तरह से हमने देखा कि बाहर के ममालिक में भी T20 होती है तो वहाँ पर छक्के चौकों की गेम है, लोग यही पसंद करते हैं, 250 स्कोर हो, 250 हो, इस तरह की क्रिकेट को ज़्यादा पसंद किया जाता है। बट यहाँ पर बॉलर्स को भी एक बैलेंस्ड मौका मिलता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लाहौर का जो कैरेक्टर है खासतौर पर पिचेस का, और जब से स्टेडियम दोबारा से बनाया गया है जिस तरीके से, तो इसी एक तरह से कजाफी स्टेडियम हमने देखा है कि थोड़ा सा उन्होंने सैंड्स को करीब किया है ताकि जो क्राउड वहां पे बैठा हो वो एक्शन के करीब अपने आप को महसूस करे। और यही मॉडर्न डे आप जहाँ पे स्टेडियम्स देखते हैं, अरीनास देखते हैं, वहां पे इट्स ऑल अबाउट जो है वो आपके फैंस एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। पिचेस एब्सोल्युटली है, बिल्कुल ये सही बात आपने कही है कि लाहौर के जो कैरेक्टर है पिचेस का वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। लाहौर हमेशा से बैटिंग डोमिनेटिंग रही है इससे पहले, लेकिन इस दफा हमने देखा PSL में जो लीग मैचेस खेले गए वहां पे फास्ट बॉलर्स को, इवन लेटर ऑन अगर आप स्पिनर्स को देखें, बॉल ग्रिप करता है थोड़ा बहुत। बैट्समैन अगर अपने आप को सेटल करते हैं तो बिल्कुल बैट्समैन के लिए भी वहां पे उनको भी अपने शॉट्स खेलने का बिल्कुल मौका मिलता है। सो आई थिंक इट्स अ गुड ऑलराउंड पिच। तीनों जो है, चाहे वो फास्ट बॉलर्स हो, बैट्समैन हो, स्पिनर हो, वो गेम के अंदर रहते हैं। लेकिन हाँ, पिंडी वाली बात जो आपने कही, जिससे कि पिंडी के अंदर हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं, वो चीज हमें लाहौर में इस तरीके से नहीं नजर आएगी। मेरे ख्याल में एनीथिंग बिटवीन 150 टू 170 ऑलमोस्ट यहाँ पे पार स्कोर कंसिडर जाता है। तो मेरे ख्याल में अगर क्यूरेटर्स ने ऐसी ही पिचेस तैयार की तो आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर T20 क्रिकेट। ठीक है। अच्छा, फाइनल की दौड़ में अब आज तो पता चलेगा कि कौन सी टीम फाइनल तक पहुंच रही है। कराची और लाहौर की पोजीशंस को किस तरह से देख रहे हैं? ये जो राइवलरी है इस पर बड़ा फोकस रहता है लोगों का, और अब लाहौर में ही मैच होने जा रहा है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस मैच को लेकर? स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट राइवलरी, फैंस की एंगेजमेंट होती है, आप अपने को फॉलो करते हैं, फैंस बड़े पैशनेट होते हैं जब इस तरीके से, खासतौर पे जब अपने शहरों की टीम को वो जो है वो फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, लाहौर और कराची की एक तारीखी राइवलरी है इन पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर हम देखें, और लाहौर कलंदर और कराची में ख्याल में सबसे बड़ा मैच होता है PSL का, जैसे ICC इवेंट के अंदर पाकिस्तान और भारत का मैच होता है। सो मेरा लाहौर और कराची का मैच किसी भी वेन्यू पे खेला जाए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंडिया का भी मैच किसी भी वेन्यू पे जब खेला जाता है तो वहां पे होम एडवांटेज खत्म हो जाता है। वो एक पैशन होता है, कौन उस प्रेशर को बेहतर एब्जॉर्ब करता है, और दोनों टीमें यकीनन जीतना चाहेंगी। दोनों बहुत पैशनेट टीम्स हैं। लाहौर को एडवांटेज ये कि लाहौर बहुत ज्यादा सेटल टीम है। कराची एज कम्पेयर टू लाहौर जो है, हमने देखा कि डेविड वार्नर की जो कैप्टनसी है, की जो फॉर्म है वहां पे, वो और खास तौर पे जो मिडिल ऑर्डर है, जिस तरीके से नियाजी ने आके बैटिंग की है, जिस तरीके से आके खुर्शीद शाह ने बैटिंग की, और फिर हसन अली की हम फॉर्म देखी है, तो कराची एक ऑलराउंड बहुत जबरदस्त टीम नजर आ रही है। डेविड वार्नर, लेकिन दोनों कैप्टन्स का अगर कंपैरिजन करें, डेविड वार्नर की कैप्टनसी, शाहीन की कैप्टनसी, और काफी लोगों की तरफ से कहा भी गया कि डेविड वार्नर शायद उस तरह से जेल इन नहीं हो सके। फिर बीच में हमने देखा जो एक मिस एडवेंचर हिंदुस्तान की तरफ से किया गया, उसने भी चीजों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो किया है। लेकिन सबको डिस्टर्ब किया मेरे ख्याल में उस तरीके से अगर हम देखें तो। लेकिन दोनों टीमों को एडवांटेज ये है कि वो अपना एक एक मैच जीत के जब दोबारा रिज्यूम हुआ है PSL, वो इस एलिमिनेटर में जाएंगे। अगर कैप्टनसी की आप बात करते हैं, कामनेस की बात करते हैं, क्लेवर कैप्टन होने की बात करते हैं, तो वो यकीनन डेविड वार्नर है। शाहीन ने भी बहुत जबरदस्त कैप्टनसी की है, लेकिन कैप्टनसी के अंदर मैं थोड़ा सा पलरा डेविड वार्नर को उसका ज्यादा एडवांटेज दूंगा। उनका थोड़ा सा भारी है, उनको ऐसी सिचुएशंस के अंदर वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू शाहीन। ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, दुनिया भर में उन्होंने T20 क्रिकेट खेली, ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया है। सो आई थिंक कैप्टनसी डेविड वार्नर ने दिखाई है कि वो बहुत बेहतर है, और वो कराची की टीम में वो रिस्पेक्ट उन्होंने हासिल की है। और जो डिसीजंस है, हमें ऐसा लगता है कि
इवन नॉट जस्ट ऑन द फील्ड बट ऑफ द फील्ड भी डेविड वार्नर ले रहे हैं, जो कि एक कैप्टन या एक लीडर की को जरूर लेना चाहिए, स्पेशली इन अ स्पोर्ट लाइक क्रिकेट जहाँ पे कैप्टनसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो मेरे ख्याल में शाहीन से बेहतर और क्लेवर कैप्टन ऑब्वियसली डेविड वार्नर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट तैमूर खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और आज दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुस्तकिल मिजाज कोयटा ग्लैडिएटर्स का आमना सामना होने जा रहा है शाम 7:30 बजे लाहौर के कजाफी स्टेडियम में, और जो भी ये मैच जीतेगा वो सीधा PSL 10 के फाइनल में हमें नजर आएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, बेल्जियम के नौजवान अंसल रिजकी का 4500 किलोमीटर का साइकिल सफ़र आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हज की सआदत हासिल करने के लिए हजाज मक़दस पहुंच गया। आज की एक अनोखी खबर है जहां बेल्जियम के 26 साल नौजवान अंसल रिजकी ने ईमान, अज़्म और सब्र की एक लाजवाल मिसाल कायम की है। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में जब हम तमाम लोग इबादत में मशगूल थे, अंस ने रोज़े की हालत में एक ऐसा सफ़र शुरू किया जो आम इंसानों के लिए मुश्किल भी था और सब्र आज़मा भी है। उन्होंने यूरोप से हजाज मक़दस तक तकरीबन 4500 किलोमीटर का तवील सफ़र साइकिल पर तय किया है। अंसल रिजकी ने ऑस्ट्रिया, इटली, बोस्निया और दीगर कई ममालिक अबूर किए और इस तरह से वो रोज़ाना तकरीबन 100 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हुए मक्का मुकरमा का उन्होंने रुख किया। उन्होंने कहा कि यह ख्वाब था, एक नेमत है जो उसने अपने ईमान और सब्र की बदौलत पाई है। कई रातें उन्होंने मसाजिद में भी गुजारी। हर मुश्किल घड़ी में उन्होंने अल्लाह की मदद पर भी यकीन रखा। और इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर ये मनाजिर भी देख रहे हैं जब वो सऊदी अरब के बॉर्डर पर पहुँचे। उनका शानदार वहाँ पर इस्तकबाल किया गया, फूलों की माला उन्हें पहनाई गई, अरबी कावे उन्हें पेश किए गए और इसके साथ साथ हज परमिट की दस्तावेज़ात मुकम्मल करने के दौरान बॉर्डर सिक्योरिटी के अमले ने भी उन्हें इज्जत बख्शी। ये मुनफरिद सफ़र सिर्फ अंसल रिजकी तक महदूद नहीं रहा। इससे पहले स्पेन के 3 नौ मुस्लिम आज़मीन हज, जिनमें अब्दुल कादिर हैं, अब्दुल्लाह थे और तारिक, इन्होंने घोड़ों पर सवार होकर तकरीबन 8000 किलोमीटर का सफ़र तय किया था और ये तवील सफ़र 8 माह कबल शुरू किया गया था। 35 साल बाद इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी देरीना ख्वाहिश उन्होंने पूरी की। अंस और उन जैसे अफराद की कहानियाँ ये हमें ईमान, हौसला और सब्र की वो ताकत दिखाती हैं जो तमाम इंसानों को नामुमकिन से मुमकिन बना देती है। ये सफ़र ना सिर्फ एक जिस्मानी जद्दोजहद था बल्कि रूहानी क़ुव्वत और जज्बे की भी अलामत है जो हर मुसलमान के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल है। यही जज्बा और यही ईमान हर दिल को जगाना चाहिए कि हजाज मक़दस पहुँचने के लिए आपको अकीदत होनी चाहिए, मेहनत है और यकीनी तौर पर कुर्बानी की ज़रूरत भी होती है। अंस का ये मुनफरिद सफ़र इस बात का रोशन सबूत है कि अगर दिल में अल्लाह की मोहब्बत मौजूद है, इरादे आपके मजबूत हैं, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं हो सकती है। तो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपना सफ़र कंप्लीट किया है, जिसके कुछ तस्वीरी मनाजिर, वीडियो मनाजिर भी हमने इस वक्त आपके साथ शेयर किए हैं और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं अंस के लिए भी, जिस ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपने इस सफ़र को कंप्लीट किया है। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं आपकी सेहत के हवाले से। तो गर्मियों की शिद्दत जहां हमारे एनर्जी लेवल्स को कम कर देती हैं, वहीं ख़वातीन की रोज़मर्रा की जो मसरूफियात हैं और जिस्मानी सरगर्मियां हैं उस पर भी इम्पैक्ट डालती हैं। तेज़ धूप भी है, हब्स का मौसम भी है और हम देख रहे हैं कि स्वेटिंग जिस तरह से ज़्यादा होती है तो वो ख़वातीन को वर्जिश से कहीं ना कहीं दूर ले जाती है। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि गर्मियों में भी हमारी जो फिटनेस रूटीन है उसको बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गर्मियों में जिस तरह से हम देखते हैं कि जिस्म में से तेज़ी से पानी और नमकियात कम हो रहे होते हैं, जिससे हमें वीकनेस भी होती है, थकन भी होती है, मिजाज में भी हमारे चिड़चिड़ापन पैदा हो सकता है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम बाकायदा और मुनासिब अंदाज में की गई जो वर्जिश है उसको ज़रूर कंटिन्यू करें, जो हमारा मेटाबॉलिज्म भी बेहतर करेगी और इसके साथ साथ हमारे जहनी सुकून का बायस भी बनेगी। लेकिन अब सवाल ये है कि जब गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाए तो फिर एक्सरसाइज किस तरह से की जाए, किस वक्त की जाए और वर्जिश के क्या कोई हमें जो तरीके हैं वो बदलने चाहिए या नहीं बदलने चाहिए और ख़वातीन के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसी हवाले से हमने दावत दी है फिटनेस एक्सपर्ट अना ताहिर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। ना, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जब गर्मी आती है तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग एक्सरसाइज करना छोड़ जाते हैं। गर्मियों के मौसम में सबसे पहले हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एक्सरसाइज करते हुए?
बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि गर्मियों के मौसम में जो है बहुत सारे लोग जो है एक्सरसाइज करना जो है छोड़ जाते हैं, वो इसी सेंस से कि हमें तो वैसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि जिम जाकर हम लोग जो है वर्कआउट कर रहे हैं और फिर हम लोग कहें कि भी हाँ स्वेटिंग हो रही है। तो वर्कआउट तो कोई भी वेदर हो आपको वर्कआउट को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आपको जो है वर्कआउट में रहना चाहिए। जैसे हम डेली खाना खाते हैं इसी तरह से डेली वर्कआउट भी हमारी पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। ठीक है। और अब जैसे मौसम चेंज हो चुका हुआ है और गर्मी इतनी शदीद है और मजीद भी सुनने को मिल रहा है कि बढ़ रही है, तो उसके लिए बेस्ट टाइम है कि आप अगर अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं, 5 to 9 जो है ये बेस्ट टाइम है वर्कआउट के लिए। तो इनमें से कोई भी आप टाइम अपना रखें वर्कआउट के लिए, 1 आवर के लिए आपने वर्कआउट करना है बॉडी के, तो आप कोई भी इसमें से टाइम रखें। बाकी जो है टाइम जैसे अगर आ जाता है आफ्टर 12 to 4 ये मिड टाइम को थोड़ा सा अवॉइड करें और मॉर्निंग में अपना वर्कआउट को रखें, अपनी रनिंग को रखें और जो है थोड़ा बहुत कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अब तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से जिम्स बन रहे हैं जहाँ पर सारी एयर कंडीशन फैसिलिटी मौजूद है, तो ये तो अब जो एक्सक्यूज़ है ये सिर्फ एक्सक्यूज़ ही बन के रह गया है। बिल्कुल, बहुत सारे गर्मी में यही बात है ना कि आप बहुत ज़्यादा करें, जैसे कि अब बेशक हर जिम में जो है एसी की सहूलत प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एसी में भी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में रख के ही आपको वर्कआउट करना चाहिए। तो आप बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर इवनिंग में कोई टाइम रखें। ठीक है। मिड टाइम जो है जो बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम है उस पर आप अवॉइड करें। अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है फिर आप कर सकते हैं। तो ठीक है। अच्छा, जैसे आपने खुद भी कहा कि स्वेटिंग होना लोगों को शुरू हो जाती है और वो समझते हैं कि उन्हें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब स्वेटिंग उन्हें हो रही है तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स उनके कम हो रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, नमकियात की कमी हो रही है, उसको लोग पूरा नहीं करते हैं, फिर डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जिससे ऑब्वियसली उनको क्रैम्प्स का सामना भी करना पड़ता है, उनकी मसल रिकवरी ठीक से नहीं हो रही होती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास जब जिम में लोग आते हैं ना, हाथ में क्या तो कलरफुल जो है ड्रिंक्स पकड़े होते हैं, और जी इससे जो है ना हमारी शुगर लेवल भी ठीक रहता है, जो उनके व्यूज़ होते हैं, एनर्जी बूस्ट रहती है। एनर्जी बूस्टर के भी काफ़ी सारे जो है ड्रिंक्स, उसमें जो है ना सिंपली अगर आप चाहते हैं कि भी आपका शुगर लेवल भी ठीक रहे और आपकी एनर्जी भी ठीक रहे, तो एक पानी की बोतल को जो है ना अपने साथ रखें, उसमें आप लेमन ऐड कर लें और हनी ऐड कर लें, जिसमें आपका शुगर जो है आपका उसको भी जो है सही रखेगा। और नेचुरल सोर्स से कभी भी जो है कलरफुल ड्रिंक को बिल्कुल भी यूज़ ना। लेकिन आजकल तो हम देख रहे हैं कि ये रुझान जो कलरफुल ड्रिंक्स का है, जो एनर्जी बूस्टर्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो ऊपर जो उन्होंने लिखा होता है वो हकीकत तो नहीं है, ये सबको पता है, लेकिन सबको जो है ना कहते हैं शॉर्ट पे जाते हैं, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ग्लास में लेमन स्क्वीज करना और वो सारा, लेकिन बेस्ट है अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो फिर। और इसके अलावा अगर आपको बीपी हाई का इशू नहीं है तो फिर आप और इसको जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अपने एक बड़ी बोतल में बना के वो आप यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी डॉक्टर से पूछ के, कंसल्ट करके, ऑब्वियसली एज पर योर हेल्थ जो भी आपके इश्यूज हैं, मेडिकल इश्यूज हैं। ठीक है। अच्छा, जो डाइट है वो हमें किस तरह से बैलेंस करनी चाहिए गर्मियों में, क्योंकि ज़्यादा फोकस फिर हमारा रहता है पीने की चीज़ों पर, दूध सोडा पी रहे हैं या और कोई ड्रिंक्स पी रहे हैं, जूसेस पी रहे हैं, शेक्स पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि डाइट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, रात का जो मील है वो भी लोग स्किप कर देते हैं इस वजह से? बिल्कुल हो जाती है, ख़वातीन खास तौर पे बिल्कुल हो जाती है। और ख़वातीन खास तौर पे जो किचन में काम कर रही होती हैं उनको तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि अब जैसे कि अल्लाह ताला ने हमारे अगर वेदर ऐसा किया है तो हमें उतनी नेमतें भी दी हैं, जैसे कि वाटरमेलन है, ठीक है, बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, हमारी पानी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा है, खरबूजा बहुत अच्छा है। इस तरह की चीज़ें जो है, चेरीज का आप जूस ले सकते हैं, जूसेस की तरफ आ जाए लेकिन नेचुरल में आ जाए, ठीक है, बेस्ट है। और अगर आप कहते हैं कि भी नहीं जूसेस, बहुत सारे डॉक्टर्स भी ये चीज़ कहते हैं कि भी अब ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया कि जूस ना पिए, आप खाएं, वो ज़्यादा बेस्ट है। फ्रूट्स खाएं, जूस ना पिए, लेकिन वो सिर्फ शुगर होता है। लेकिन अच्छा, खवातीन वो जो है जो ओबेसिटी का शिकार है वो क्या करें कि गर्मियों का सही फ़ायदा उठा सकें, एक्सरसाइज करके अपने वेट को कम कर लें?
गर्मियों में वर्कआउट मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा हैवी वेट ट्रेनिंग जो है लेडीज़ के लिए तो होती भी नहीं है। जी बिल्कुल, ठीक है। और अगर उन्होंने घर में करनी है तो अर्ली मॉर्निंग अगर वो 6 बजे उठती हैं तो 5 बजे नमाज के बाद अपना वर्कआउट वो प्लान कर सकती हैं। ठीक है। सिंपल जो है वो ब्रीदिंग कर सकती हैं, वैक्यूम कर सकती हैं। वैक्यूम होता है कि आप अपने जो है अपने स्टमक को जो है पूरा इनहेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं लॉन्ग टाइम, और आपने अपने सामने स्टॉप वॉच रख लेनी है। उस पर आप देखेंगी कि कितना टाइम आप अपने आप को जो है स्टॉप कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैंने अपने आप को ब्रीथ किया हुआ है। ये आपका स्टेमिना बनना चाहिए, मतलब 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट। जो आपकी ब्रीथिंग है और जो आपका वैक्यूम जो है वो आपको बहुत हेल्प आउट करता है इस मौसम में भी। और किचन में जो आप काम कर रही होती है, आपको बहुत सारी लेडीज़ का होता है कि मेरे हार्ट का पेशेंट है और हार्ट बीट तेज़ हो गई है। अब सबके किचन में तो ऐसे होता नहीं कि टेम्परेचर नॉर्मल है, ये उनके लिए भी बहुत अच्छी है। जो किचन में काम करती हैं और गर्मी की वजह से उनको हार्ट का प्रॉब्लम आता है, ये वैक्यूम उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और सिंपली आप जो है थोड़े से हाई नीज कर लें, जंपिंग जैक्स कर लें और बॉडी की थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लें। बिल्कुल, मैं उन्हीं के लिए पूछना चाह रहा था जो जिम नहीं ज्वाइन कर सकते, घर में वो किस तरह से अपनी रूटीन बना सकते हैं? क्योंकि घर में रूटीन बनाना ज़रा मुश्किल होता है। जब आप जिम जाते हैं, आप लोगों को भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन तो आपको मिलती है। जिम जाना हो या घर में करना हो, टाइम तो आपको निकालना पड़ता है। जिम जाने के लिए भी टाइम निकालना है, घर में भी टाइम निकालना है, लेकिन वही बात है कि आपको एक रूटीन अपनी सेट करनी ही पड़ती है। तो उसमें आप सबसे पहले तो लेडीज़ जो सुबह उठती हैं ना, उठते अपना सबसे पहले तो उनको ब्रेकफास्ट खुद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सारा दिन लेके चलना होता है। लेकिन वो ब्रेकफास्ट कब करती हैं? सबसे लास्ट में जाके सबको भेज के उसके बाद विदिन 30 मिनट्स आपको बॉडी को जो है कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए। चाहे वो फ्रूट में ले लें, चाहे आप कोई भी छोटी सी मील में ले लें। बहुत सी ऑप्शंस हैं, बहुत सी ऑप्शंस हैं। बेस्ट है कि अगर आपके पास नहीं है ना टाइम, आप हनी, लेमन और चिया सीड जो आप रात को जो है भिगो के रख दें और सुबह जो है आप उसको 1 ग्लास ले लें। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। 9-10 बजे तक जो है आप ब्रेकफास्ट को कर सकते हैं। तो अपना जो वर्कआउट आपने प्लान करना है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि वैक्यूम को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं। आप तो चलते फिरते भी ये कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप रनिंग कर लें। रनिंग कहाँ पे करें? स्लो अपने रूम में ही कर लें। ठीक है। रूम में कर लें, अपने पॉश में कर लें, जहाँ पे भी आपके पास प्लेस हो, लेकिन एक टाइम सेट कर लें कि ये टाइम जो है मेरा वर्कआउट का टाइम है। ठीक है। इसमें मैंने इधर उधर नहीं जाना। ठीक है। बहुत सारी लेडीज़ ऐसे करती हैं, अच्छा अपना जिम का वर्कआउट जो है वो स्किप करके किसी और काम में। नहीं, जो जिम का टाइम है वो जिम का टाइम है, यानी कि स्केड्यूल उसको प्रॉपर तरीके से किया जाए। बिल्कुल। ठीक है। और इसके साथ साथ उन खवातीन के लिए मैसेज जो फिर बिल्कुल ब्रेक ले लेती हैं कि अब गर्मियों में तो हमने एक्सरसाइज करनी ही नहीं है, उनके लिए यही मैसेज है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि जैसे हमारे लिए खाना बहुत ज़रूरी है, डेली हम खाना खाते हैं, डेली वर्कआउट जो है हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि हम तो ट्रेनर्स के बगैर नहीं कर सकते और हम जिम भी नहीं जा सकते। उसमें आप अपने ट्रेनर्स को हायर भी कर सकते हैं, घर में भी हायर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप फिर भी नहीं कर सकते तो फिर खुद से जो आपने जिम में किया हुआ है या अपने ट्रेनर्स को कॉल पे लेके तो आप जो है अपना वर्कआउट प्लान करें। और कौन कौन सी ऐसी इजी एक्सरसाइजेज हैं जिनके आप नाम बता दें जो वो घर में कंटिन्यू कर लें? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हैंड्स अप करके टो स्ट्रेच। ठीक है। साइड स्ट्रेच फॉर योर बैली। ठीक है। बॉडी ट्विस्ट। ठीक है। आर्म्स को जो है आप बिल्कुल स्ट्रेट करके सर्कल और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और हैमर। ठीक है। हैमर अप साइड एंड डाउन साइड। ये आप जो है अपनी आर्म्स की, अपनी चेस्ट की और अपने बैक शोल्डर की जो है ये आप इजीली कर सकते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिटनेस एक्सपर्ट अन्ना ताहिर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। और यकीनी तौर पर जो फिटनेस है, जो एक्सरसाइजेज है, हमें डेली बेसिस पर करनी चाहिए। जैसे सना ने भी कहा कि जैसे हम खाना डेली बेसिस पर खा रहे हैं तो इसी तरह से जो एक्सरसाइज की रूटीन है वो भी डेली फॉलो करनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। मार्के हक में दुश्मन को नाको चने चबवाने और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के आला तरीन फौजी ओहदे पर तरक्की दे दी गई है और ये एजाज़ पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ दूसरी मरतबा किसी जनरल को हासिल हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तजवीज़ पर वफाकी काबीना ने इस मंजूरी की तौसीक की और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी इस फैसले की तायद करते हुए इसे कौम का फ़ख्र करार दिया।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इस गैर मामूली एजाज़ पर सदर, वज़ीर आज़म, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वज़राए आला, गवर्नर्स और अहम सियासी शख्सियात की जानिब से भरपूर मुबारकबाद दी गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में जनरल आसिम मुनीर ने जिस दलेरी, इस्तकामत और हिकमत अमली का मुजाहरा किया वो उनकी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का सबूत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जनरल आसिम मुनीर को कौम का मोहसिन करार दिया, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ये तरक्की उनकी कुर्बानियों और उनकी सलाहियतों का एतराफ़ है। इस मौके पर मुल्क के चारों वज़राए आला और गवर्नर्स ने भी नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने भी अपनी पार्टी की क़यादत से जेल में मुलाकात के दौरान कहा है कि अफवाज और सियासी जमातों के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को सराहते हैं और अंदरूनी यकजहती की इस वक्त अशद ज़रूरत है, जबकि दूसरी तरफ पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और सेनेटर फैसल वावडा के दरमियान अल्फाज की एक नई जंग छिड़ गई है और अज़मा बुखारी ने वावडा को जहनी मरीज़ कहा है, सस्ता शाहरुख खान उन्हें कहा है, अजीब सी उन्होंने उनके हवाले से स्टेटमेंट दी है और ये स्टेटमेंट देकर सियासी फ़ज़ा जो है वो इस वक्त मज़ीद गर्म कर दी है। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज़कियाकार ताहिर मलिक साहब। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सवाल ये है कि फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के जो सियासी, अस्करी और इलाकाई असरात हैं वो आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, ये बेसिकली एक एक्नॉलेजमेंट है पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, अवाम की तरफ से, क्योंकि जिस परसेप्शन से इस जंग से पहले भारत का जो इंटरनेशनल इमेज था या पाकिस्तान का जो इमेज उन्होंने बनाया था वो बड़ा बॉलीवुड का इमेज था। उन्होंने पहले 20-30 साल से जो फिल्में बनाई थी तो फिल्में इस तरह बना दी थी कि जनाब वो इंडियन हीरो आएगा पाकिस्तान में तो हमारी वो ISI भी उससे डर जाएगी, हमारी फौज को भी वो तहस नहस कर देगा और अपनी वो जो महबूबा है उसको लेके चला जाएगा वापस इंडिया। तो मुझे लगा कि इंडिया की हुकूमत जो थी, रियासत थी, उन्होंने भी वाकई समझना शुरू कर दी कि जो जंग है या पाकिस्तान से जो लड़ाई है वो एक बॉलीवुड की फिल्म ही है। मगर मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी जो चीज पाकिस्तान ने अचीव की है, पाकिस्तान ने सारी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एक मुल्क है, इसकी फौज है और ये अपना डिफेंस करना जानते हैं। डिफेंस के साथ ये दूसरों को तंग भी कर सकते हैं, ये इंडिया के लिए थ्रेट भी है। तो ये मौजूदा हालात में जो जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ था और इसके साथ मतलब मेरा कहने का कि रिसेंटली इंडिया ने इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए बड़ा डैमेज किया, एक बड़ा बुरा इंप्रेशन बनाया कि ये कर्जा लेने वाले हैं, ये भीख मांगने वाले हैं। तो जब जंग हुई तो देखे पूरी दुनिया की जो इस वक्त आज की जो मिलिट्री साइंस है उसमें मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी चेंज आई है वो पाकिस्तान का जो डिफेंस था और जो पाकिस्तान ने इंडिया का जो गरूर था, वो जब 5 जहाज गिरे हैं तो पूरी दुनिया हैरान है। और मैं खुद उसमें शामिल हूँ। ये मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात कर रहा हूँ कि वो कह रहा है कि यार पाकिस्तान को आप क्यों इजी ले रहे हो, वो तो बड़े समझदार लोग हैं, वो बड़ी अच्छी चीजें बनाते हैं। तो ये जो सारी मैं बातें कर रहा हूँ, ये सारी बातों के पीछे जो चीज थी, ये जो हालिया जंग हुई है या झड़प हुई है, उसमें पाकिस्तान ने अपना नाम गेन किया है, रिस्पेक्ट गेन किया है, पूरी दुनिया को बड़ा अच्छा मैसेज किया है। और मैं समझता हूँ जिस बंदे ने इसको लीड किया, जिस जनरल ने उसको लीड किया, उसको रिस्पेक्ट जो हमने दिया बेसिकली वो पाकिस्तान फौज को रिस्पेक्ट है एंड दिस इज समथिंग गुड। ठीक है। और स्पेसिफिकली ये जो पेशरफ थी अगर खित्ते में हम देखें, भारत के साथ जारी कशीदगी के तनाजुर में कितनी इंपॉर्टेंट इस वक्त होगी, क्योंकि वहाँ का जो मीडिया है वो इस वक्त एक और उन्हें नई न्यूज़ मिल गई और वो इस पर शुरू हो गए हैं कि किस तरह से तरक्की दे देगी उन्हें तो ये हजम ही नहीं हो रहा। और पहले भी उनके प्रोग्राम्स में जिस तरह से नाम लिया जाता था आसिम मुनीर साहब का, वो भी बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल था। तो वहाँ पर तो एक नई जंग शुरू होगी एक बार फिर से। लेकिन आप ये चीज समझने की कोशिश करें, अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया का मीडिया है ना, जो ज़राए अबलाग है, ये बेसिकली मेरा ख्याल है पूरी दुनिया से हवाले से बड़ी लो हुई है। मैं इंडियन मीडिया पे बड़ा क्रिटिसिज्म करूंगा कि उन्होंने अपनी ऑब्जेक्टिविटी या जो जर्नलिस्टिक ड्यूटी है वो न्यूट्रलिटी है। मीडिया का काम नहीं है कि वो किसी का हिस्सा बनने, चाहे वो रियासत भी हो, ठीक है। इंडिया ने जो इम्प्रेशन मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे महसूस होना शुरू हो गया इंडियन मीडिया देखे कि इंडियन मीडिया बिल्कुल अपने आप को बॉलीवुड समझता है। तो वो समझते हैं जिस तरह फिल्म में जहाज गिरा लेते हैं, पाकिस्तान को इंसल्ट करते, तो उन्होंने पाकिस्तान एक सेलिंग बैग बनाया हुआ है। अगर आप, मैं खुद भी काफी दफा इंडिया गया हूँ, तो मैं जब अखबार पढ़ता तो उसमें सबसे बड़ी खबर हाफिज सईद की होती थी। पर आई यूज्ड टू फील, मैं कहते थे यार मैं वहां से आया हूँ, मुझे तो कोई नजर नहीं आता इस तरह की चीज।
तो मेरा ख्याल उन लोगों ने, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने, इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान को इतना बड़ा एक हवा बना के रखा हुआ है अपने लोगों के ऊपर। मेरा ख्याल उनको सीरियस होना चाहिए। कोई ये रीजन के लिए अच्छा नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है, इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है। सैनिटी आनी चाहिए, दोनों मुल्कों के मीडिया को भी हेल्थी रोल अदा करना चाहिए और इस रीजन के लिए, अमन के लिए काम करना चाहिए। एक मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ जनरल मुनीर के हवाले से, जो आपने पहला सवाल किया था कि जनरल अयूब खान पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बने थे, मगर एक बहुत बड़ा फर्क है। जनरल अयूब खान ने फील्ड मार्शल अपने आप को खुद बनाया था। उन्होंने खुद कहा था कि मेरा नाम जनरल अयूब है और मैं अपने आप को फील्ड मार्शल बनाने लगूं, मगर इनको पाकिस्तान की हुकूमत ने बनाया। दिस इज अ बिग डिफरेंस। बिल्कुल ऐसी बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, 22 अप्रैल को जब पहलगाम का ये वाकया हुआ, पाकिस्तान ने इसको कंडेम भी किया, फिर 5 से 6 मई को इंडिया ने जो मिस एडवेंचर करने की कोशिश की है, उस सिचुएशन में आपने किस तरह से देखा? अच्छा, अभी हमें वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की हसास और तवज्जो तलब मामले नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफर की अपील मुस्तरद करते हुए उसकी सजाए मौत बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। अदालत में मुजरिम के वकील सलमान सफदर की जानिब से दलाल दिए गए कि केस का दारोमदार सिर्फ CCTV फुटेज और DVR पर है और शवाहिद में शक व शुबे की सूरत में अपील कुनिंदा को फ़ायदा दिया जाना चाहिए। ताहम अदालत की जानिब से मौक़िफ़ दिया गया कि फुटेज की सदाकत पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने भी तस्दीक की है और इसमें किसी किस्म की मुदाखलत या छेड़छाड़ नहीं हुई। ये केस न सिर्फ पाकिस्तान की अदालती तारीख में अहम मकाम रखता है, बल्कि इसने मुल्क भर में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और नफ्सियाती मुजरिमों के हवाले से एक संजीदा बहस को भी जन्म दिया है। ज़ाहिर जाफर जैसे सफ़ाक कातिलों की कार्रवाइयाँ एक मरतबा फिर से इस अमर पर रोशनी डालती हैं कि ख़वातीन को नफ्सियाती और जिस्मानी तशद्दुद से कैसे महफूज रखा जाए और मुआशरती और कानूनी निज़ाम में किस तरह से हम बेहतरी ला सकते हैं। इसी संगीन मौजू पर माहिर क्रिमिनोलॉजिस्ट डॉक्टर नईमा सईद से गुफ्तगू की जाएगी ताकि वो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम, नफ्सियाती मुजरिमों की शनाख्त और उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई के तरीक़ाकार पर रोशनी डाल सकें। साथ ही हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि मुआशरे में शऊर पैदा करने के लिए हमें क्या हिकमत अमली इख्तियार की जानी चाहिए ताकि ख़वातीन को ऐसे ख़तरात से बचाया जा सके। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर जाफ़र जैसे केसेस में मुजरिम की जो नफ्सियाती कैफियत है उसको किस तरह से आप बयान कर सकती हैं कि आपको लगता है कि सिर्फ जहनी बीमारी का मसला है या फिर ये एक शख्सियत की खराबी ही है, उनकी साइकोपैथी शायद जिसको कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये जो फैसला ही बड़ा मशहूर केस था, आज से चंद साल पहले ये वाकया हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, और जैसा कि आपने भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये फैसला बरकरार रखा है जो लोअर कोर्ट का फैसला है सजाए मौत का, और मैं इसे बड़ा खुशाइन अमल करार दूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये एक बहुत ही ब्रूटल मर्डर था और इस पे जो फैसला था उसको बरकरार रखा, और यकीनन ये कानून की बालादस्ती का जो है ये मुंह बोलता सबूत है। लेकिन इसी के साथ मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि हर केस में ऐसा नहीं है कि क्योंकि यहाँ पे दोनों पार्टीज जो हैं वो बासर थी, अगर ज़ाहिर जाफर जो है वो बासर तबके से ताल्लुक रखते थे तो जो विक्टिम थी नूर मुकद्दम, उनके वालिद भी और उनका भी ताल्लुक एक बासर तबके से था। सिर्फ इसी सूरत हाल में नहीं बल्कि हर ऐसे केस में जहाँ पर ज्यादती हुई है, जहाँ पे जुल्म हुआ है, जो भी कोई वजह है, तो इसमें उसको इसी तरह से एड्रेस करना चाहिए। यकीनन इसमें भी टाइम लगा, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि पूरी उम्र नहीं गुजरी। दूसरी चीज जो इसमें मैं पॉजिटिव देखती हूँ कि जल्द फैसला हो गया, कंपैरेटिवली जो है टाइम जो है वो इतना नहीं लगा जितना कि हमारी कोर्ट्स में और हमारे यहाँ जो है अदालती निजाम में लगता है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पर जो मुल्जिम के जो मुजरिम आप कहलाएंगे ज़ाहिर जाफर, उनके जो वकील की जो इस्तदा थी कि यहाँ पर शवाहिद की बुनियाद पर और जो सकम यहाँ पे सकम, अगर कानूनी सकम की मैं बात करूँ तो बड़ी तवील बहस हो जाएगी कि बदकिस्मती से हमारा कानून जो है वो ज्यादातर जो है वो इस तरह की सकम जो है वो तलाश करता है फैसलों के लिए। बाज़ औक़ात चीजें बड़ी क्लियर होती हैं लेकिन उनको जो है वो इन सकम की बुनियाद पर जो है वो मुजरिम जो है वो बच जाते हैं सजा से, करार वाक़ई सजा से। ठीक है, लेकिन नईमा साहिबा यहाँ पर ये भी बताइएगा, ऐसे अफराद में ये जो मुजरिमाना रवैया है, क्या ये पहले कभी किसी को अंदाजा इस हवाले से नहीं होता? कोई ऐसी अलामात नहीं होती जो लोगों को नज़र आती हो, या फिर ऐसे शख्सियत की जो अलामात होती हैं वो उनके घर वाले या जो क्लोज सर्कल के लोग होते हैं वो उसको फिर नज़रअंदाज करते रहते हैं?
जी बिल्कुल, ये हमारे नजरअंदाज करने का जो रवैया है ना, ये फरोग पा चुका है, ये कल्चर का हिस्सा बन चुका है। और उमूमी तौर पे हम मेंटल हेल्थ को जो है बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते, और मेंटल हेल्थ को हम जो है वो बहुत ही इसे कह सकते हैं कि हम उस जितनी संजीदगी से इसको लेना चाहिए नहीं लेते। ये टेंडेंसी मौजूद होती है, कोई भी शख्सियत अचानक जो है वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। यकीनन ये मल्टीपल इश्यूज हैं जाहिर जाफर के साथ, या इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं वो यकीनन शख्सियत की खराबी तो होती ही है, लेकिन इसी के साथ साथ वहां पे एडिक्शन भी होती है। ड्रग्स, मल्टीपल ड्रग्स जो है वो यूज कर रहे होते हैं, ऐसी ड्रग्स जो अब आजकल सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं वो नई नई आई हुई हैं, उनके जो है वो हम देखते हैं। कुछ अरसे पहले कराची का जो अरमगान का केस है उसमें भी आप ये तमाम चीजें देखते हैं। ये ड्रग्स जो है ये एंगर लेवल को मजीद जो है वो बढ़ाती हैं नशे को दोबाला करने के लिए, और वो यकीनन कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोग जराइम करने का जो है वो सबब बनते हैं, और बाज़ औक़ात उनसे बड़े ब्रूटल किस्म के जो है वो क्राइम हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं। नूर मुकद्दम ही की तरह का जो है वो अरमगान वाला भी केस है, अल्लाह करे यहाँ पर भी इसी तरह से हो। और ऐसा नहीं है कि शख्सियत की खराबी की कोई एक वजह हो, उसमें मल्टीपल इश्यूज, जैसे मैंने आपको बताया कि जब बेतहाशा दौलत का सही इस्तेमाल ना होना, जराइम की तरफ रगबत, और सबसे बढ़ के नशे का इस्तेमाल। हम आजकल देख रहे हैं कि नशा जो है वो बहुत ज्यादा जो है एक पॉपुलर चीज है, और हम ज्यादातर जो है वो जुर्म में मुलविस अफराद को हम देखते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री को देखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं जो है वो नशे का बेतहाशा इस्तेमाल जो है वो हमें मिलता है। अच्छा, तो आपको नईमा साहब आप क्या सजेस्ट करेंगी, खवातीन फिर ऐसे नफ्सियाती मुजरिमों से अपने आप को किस तरह से बचाएं? खवातीन को फिर ये जो रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें हम खतरे की अलामात ही कहते हैं, ये कैसे हम सिखा सकते हैं उन्हें? देखिए, ये इस तरह के लोग हमारे आसपास हमारे माहौल में मौजूद होते हैं। हम उनको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया कि मेंटल हेल्थ को बहुत जो है वो इजी लिया जाता है, बहुत ज्यादा सीरियस तौर पे नहीं देखा जाता, और ये जहन में आने वाला आखिरी ख्याल होता है कि ये शख्स जो है वो ज़हनी तौर पर जो है वो डिस्टर्ब है, या ये शख्स खतरे का सबब बन सकता है। जबकि ये मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो सीवियर किस्म के जराइम को का सबब बनते हैं। लेकिन हमारे खवातीन में स्पेशली बात करूंगी कि खवातीन जो है वो इसको शख्सियत या मूड या एटीट्यूड या जिसे कह सकते हैं कि उन चीजों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए जी किसी भी के इंटरव्यू किया जा रहा होता है तो पूछा जाता है, चाहे कि उसको बहुत ही पुरशौक अंदाज में जो है बताया जाता है कि गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, नाराज बड़ी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन इसको रेड फ्लैग के तौर पे नहीं देखा जाता है कि भाई गुस्सा जल्दी आता है या एंगर का इजहार जो है वो इस तरह से होता है तो इसको खतरे की अलामत के तौर पे देखा जाए। इसको जो है वो एक प्राइड के तौर पे अक्सर देखा जाता है और मुख्तलिफ किस्म के इसको नाम दे दिए जाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो नरगिसियत का भी शिकार होते हैं। ऐसे लोगों से टॉक्सिक, असल में बेसिकली ये तमाम चीजें टॉक्सिक पर्सनालिटी से ही स्टार्ट होती हैं और कहीं ना कहीं सिग्नल्स आ रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, लेकिन विक्टिम जो बनता है या बनने की जिसकी होती है कि बन सकता है वो उसको अक्सर इग्नोर कर रहे होते हैं। और खवातीन जो हैं जब इंटीमेट रिलेशनशिप में अक्सर इस चीज को बहुत ज्यादा जो कह सकते हैं निगलेक्ट करती हैं और उनके उसके सबब यह है कि उनके आसपास का जो माहौल है वो उनको यही कहता है कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, वक्ती चीज है, वक्त की कोई ऐसी वजह हो सकती है। बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि हमारे मुआशरे में ये एक बहुत ज्यादा चीज है कि भी इसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, मूड स्विंग्स हैं या इस तरह की कुछ चीजें हैं, तो इसका मतलब फिर पाकिस्तान में तो जो मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग्स है उसको तो हमें बहुत आम करना चाहिए ताकि फिर तब ये जो जराइम है ये कम हो सकेंगे। जी बिल्कुल, ये मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग जो है आप इसकी जो बात कर रहे हैं बड़ी जरूरी है। आप देखें जो मुख्तलिफ ममालिक में जो तरक्की याफ्ता भी हैं और जो तरक्की कर रहे हैं वहां पर जॉब के उसूल से लेके हर जगह एक पूरा एक होता है कि स्कूल में अगर इस तरह का रवैया जो कोई बच्चा शो कर रहा है तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास जो है रिकमेंड किया जाता है। साइकेट्रिस्ट बाकायदा होते हैं, तालीमी इदारों में भी होते हैं और ये चीज रिकॉर्ड पे रखी जाती है। किसी जॉब के वक्त किसी भी चीज में ऐसी ये रिकॉर्ड पूरा जो है वो चेक किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो है वो इस तरह का कोई निजाम नहीं है और साइकेट्रिस्ट तक जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया क्रिमिनोलॉजिस्ट डॉक्टर नईमा सईद साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।